नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने उषा प्रेमवदा जी की बहुत ही चर्चित कहानी ज़िंदगी और गुलाब के फूल का सारांश लेकर आई हूँ। इस कहानी के माध्यम से उषा जी बताना चाहती हैं कि हमारे इस पुरुष प्रधान समाज में कोई भी पुरुष अपने अहम के चलते वो किसी भी नारी की सत्ता स्वीकार नहीं कर पाता, उसके अधीन नहीं रहना चाहता। कहानी का मुख्य पात्र है सुबोध। सुबोध अपने आत्मसम्मान के प्रति अपनी बॉस से कुछ कहा सुनी होने पर नौकरी से त्यागपत्र दे देता है। त्यागपत्र देने के बाद वो नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती और वह अपने घर आ जाता है। अपने घर पर उसकी छोटी बहन वृंदा है जो अध्यापिका है। वहाँ रहने लग जाता है और वह महसूस करता है कि सब कुछ वृंदा के अनुकूल होने लगा है। उसके कमरे की सारी चीज़ें एक एक करके वृंदा के कमरे में जाने लगी हैं। उसकी मेज़, उसकी घड़ी, उसका कालीन, सब कुछ एक एक करके ज़रूरत के अनुसार वृंदा के पास जाने लगा है। रोज़ का अखबार पहले सुबोध पढ़ता था, उसके बाद वृंदा हाथ लगा सकती थी, क्योंकि वृंदा अखबार के पन्ने अलग अलग कर देती थी। अब वो भी वृंदा के कमरे में होता है। सुबोध को अखबार पढ़ने के लिए वृंदा के कमरे में जाना पड़ता है, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो पुरुष है। उसको लगता है मैं क्यों वृंदा के कमरे में जाऊं। तो वो अखबार पढ़ना छोड़ देता है और बाहर जाके पढ़ता है। वो सोया रहता है। पहले सुबोध के अनुसार सारे काम व्यवस्थित थे। घर का संचालन सुबोध के अनुसार होता था, लेकिन अब वृंदा के अनुसार होता है। घर का खाना सुबोध पहले खाता था, बाद में मम्मी और उसकी बहन वृंदा खाती थी, लेकिन अब वृंदा को स्कूल जाना होता है तो पहले खाना बन जाता है। सुबोध जब तक उठता है तब तक वृंदा जा चुकी होती है, उसके बाद उसका नाश्ता होता है। ये सारी बातें सुबोध के अहम को चोट पहुंचाती हैं। उसे अपने अंदर एक नाकामयाब व्यक्ति आता है। वो खुद को फेलियर समझने लग जाता है। शोभा, जिससे सुबोध का विवाह होने वाला था, उसके पिताजी भी सुबोध की नौकरी चले जाने के बाद थोड़ा समय इंतज़ार करने के बाद में वो उसका रिश्ता कहीं और तय कर देते हैं, जो लड़का कहीं और नौकरी कर रहा होता है। सुबोध की माँ ने भी अपनी होने वाली बहू के लिए कुछ गहने सजा कर रखे थे। सुबोध ये सब बातें सुनता है, समझता है और उसे अपने अंदर आत्मग्लानि महसूस होती है। वृंदा, जो कि उसकी छोटी बहन है, वह उसका विवाह भी नहीं कर पाता है, तो परिवार का खर्चा नहीं उठा पाता है, अपनी बहन का विवाह नहीं कर पाता है, खुद अकेला हो जाता है, शोभा का विवाह कहीं और तय हो जाता है। ये सारी बातें उसको अंदर ही अंदर खाए जाती हैं, अंदर अंदर परेशान करती हैं और एक नाकामयाबी होने का दर्शाती है कि वो एक नाकामयाब व्यक्ति है, लाइफ में फेलियर है और वो कुछ कर नहीं सकता है। उसके कपड़े धोबी को नहीं दिए जाते हैं। अपनी बहन को माँ से कहते हुए सुनता है और उसको बड़ा ठेस पहुँचती है कि माँ, आप क्यों दादा का इंतज़ार करती हैं, आप खाना खा लिया करें। दादा तो ये भी नहीं है कि फ्री बैठे हैं और अपना खाना भी समय पर खाएं। ये बातें हैं और भी जो बातें वो अपने घर में अपने लिए जो होती हैं उन्हें सुनता है और उसको ठेस पहुँचती हैं। घर के छोटे छोटे कार्य जो वृंदा किया करती थी, वो कार्य अब सुबोध को करने पड़ते हैं। सब्जी लाने, घर के और भी काम वो सुबोध करता है। जब अपनी माँ की और बहन की बातें वो सुनता है तो उसको ठेस पहुँचती है और वह कहता है कि मैं कल ही घर से चला जाऊँगा, मैं सबके ऊपर बोझ हूँ, क्योंकि उसका खर्चा भी उसकी बहन वृंदा उठा रही होती है। तो उसको लगता है कि मैं इनके ऊपर बोझ हूँ और मैं कल ही घर से चला जाऊँगा। ऐसा बोल करके वो चला जाता है, क्योंकि उसने देखा कि उसको कोई अहमियत नहीं दे रहा, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है घर में। तो वो चला जाता है और जाते वक्त उस बाहर जब निकलता है तो थोड़ी दूर चलने पर एक साइकिल वाले से टकरा जाता है, नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी दाहिनी कोहनी से खून निकलने लगता है।
एक पैर में मोच आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो वहीं वो पास में पार्क में जाके लेट जाता है घास पर, फिर एक बेंच पर लेट जाता है और पूरा दिन सोचता रहता है अपने बारे में कि मेरा आत्मसम्मान के चलते मैंने त्याग पत्र दे दिया और मेरी ये स्थिति हो गई। मेरा घर में कोई मान सम्मान नहीं है, मेरे सम्मान को ठेस पहुंच रही है। शाम होने पर चपरासी कहता है कि सारे लोग जा चुके हैं, तो उसे अपनी माँ का ख्याल आता है कि मेरी माँ भूखी होगी। तो वो जल्दी से घर जाता है, घर का दरवाज़ा खुला हुआ होता है, तो वो सोचता है कि कोई मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा। मैं सुबह से घर नहीं था, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कहाँ हूँ। मेरी किसी को कोई फ़िक्र ही नहीं है, क्योंकि उसकी माँ और उसकी बहन वहाँ नहीं होती। बस एक खाना ढका हुआ रखा होता है कि वो आएगा और अपना खा लेगा। ये मैं देखते हुए फिर उसे भूख लगी होती है, तो वो जल्दी जल्दी खाने लग जाता है, क्योंकि वो सुबह का भूखा होता है और उसे खाने की ज़रूरत होती है। खाना खाते हुए उसे अपने आप पर ग्लानि महसूस होती है और वह सोचता है कि एक वक्त था जब मेरी ज़िंदगी भी गुलाब के फूल की तरह थी। नौकरी थी, रुतबा था, पैसा था, मान सम्मान था, सब कुछ था, तो शोभा थी। अब वो बिल्कुल अकेला है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो उषा प्रेमवदा इस कहानी के माध्यम से हम सभी को यह संदेश देना चाहती हैं कि हम सभी की ज़िंदगी में गुलाब आते हैं और उन्हें हमें सहेज कर रखना चाहिए। हमें ज़िंदगी में सही निर्णय लेने चाहिए और आने वाले टाइम हमारा जो अच्छा समय है उसको हमें अच्छे से जीना चाहिए, क्योंकि गुलाब और उसकी महक ज़िंदगी में सभी के आती ज़रूर है, बस समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद।